नमस्कार। मैं हूं राजकिशोर। 7 बजे राज की बात लेकर आपके सामने उपस्थित होता हूं। तमाम विषयों पर बात करता हूं। आज मैं समझ नहीं पा रहा हूं इसको विषय कहूं, दुर्घटना कहूं, परिघटना कहूं, क्या कहूं। लेकिन संविधान सभा के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर जो सियासत चल रही थी, उसका जो ये नया मोड़ आया है, ये कुछ ज्यादा खतरनाक है। और अगर मैं ये कहूं कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर ये सियासत संसद से सड़क तक नहीं गई, बल्कि सड़क छाप सियासत हो गई है, तो कुछ गलत नहीं। मुझे याद आता है कि अलग तेलंगाना राज्य को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस के सांसद थे और मिर्ची पाउडर जो होता ना, जो मिर्ची स्प्रे होता है, वो संसद में किया गया था, काफी हंगामा हुआ था, उसको बड़ा काला दिवस बताया गया था। आज क्या कहेंगे? आज कहा जा रहा है कि एक नेता प्रतिपक्ष जो लोकसभा में है, राहुल गांधी, उन्होंने एक सांसद का सिर फोड़ दिया। पता नहीं तपस्या में कितनी गर्मी पैदा कर दी कि कुल मिलाकर उस गर्मी का जो है नजारा वो देखने को मिला। जो सबसे गरीब सांसद प्रताप सारंगी, उड़ीसा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, और जो आय सामने दर्शाई गई उसमें सबसे गरीब सांसद है। इसके बाद खैर जो कुछ हुआ, थाने तक बात पहुंची। माननीय लोग थाने में बैठे हुए हैं, संसद मार्ग थाने में दोनों तरफ से बैठे। दूसरे जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, आरोप ये लगाया गया प्रियंका गांधी की तरफ से, उनको गिरा दिया गया। हालांकि एक घटना के कुछ वीडियो, एक घटना में सिर्फ आरोप है और वो थोड़ा बाद में आया। खैर, उसको लेकर जो सियासत चल रही है उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले हमारी टीम ने जो वीडियो बनाया है, एक पैकेज तैयार किया है, उसको देख लें, जिसके बाद अपने विशिष्ट अतिथियों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना। लोकसभा में संविधान पर हो रही चर्चा के दौरान अभी 5 दिन पहले ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि तपस्या से गर्मी पैदा होती है। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना। अब पता नहीं वो कौन सी तपस्या इस समय कर रहे हैं कि उनकी गर्मी से आज भारतीय जनता पार्टी के एक बुजुर्ग सांसद प्रताप सारंगी को चोट लगने की बात सामने आई है। प्रताप सारंगी के साथ साथ में बीजेपी के एक और सांसद मुकेश राजपूत भी घायल बताए जा रहे हैं। दोनों अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। दरअसल संसद में सियासत से पैदा हुई इस गर्मी की तपन अंदर तो गूंज ही रही थी, फिर वो अब थाने तक पहुंच गई है। बीजेपी और कांग्रेस के सांसद एक दूसरे के सांसदों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने संसद मार्ग थाने पहुंच गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने आईसीयू में भर्ती सांसद मुकेश राजपूत से बात की है। दरअसल घायल सांसद का आरोप है कि राहुल की धक्का मुक्की से वो गिरकर जख्मी हो गए। सारंगी का कहना है कि जब वो खड़े थे तभी राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया और वो सांसद मेरे ऊपर गिरे और फिर मैं भी गिर गया और चोट आ गई। हालांकि राहुल गांधी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसद उन्हें संसद में जाने से रोक रहे थे, तभी धक्का मुक्की हुई। लेकिन इस बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें प्रताप सारंगी को सिर में चोट लगी है, वो बैठे हुए हैं और उनके पास खड़े बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे राहुल गांधी पर फायर हैं, कह रहे हैं कि गुंडई करते हो। तभी राहुल गांधी वहां पर माहौल को भांपते हुए चुपचाप चले जाते हैं। यहाँ यह भी बात गौर करने वाली है कि प्रियंका भी अपने भाई के नक्शे कदम पर चल रही है। उनका दावा है कि मेरी आंखों के सामने खरगे जी को धक्का दिया गया और वह जमीन पर गिर गए और लगा कि उनका पैर टूट जाएगा, लेकिन वो किसी तरह बच गए। यह नहीं, कांग्रेस ने इस पर तो बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी और क्या कहा, इसको भी सुन लीजिए। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं, और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल संसद में अडानी और जॉर्ज सोरोस के बाद अब बाबा साहेब के नाम पर सियासी तपस्या से पैदा हुई गर्मी किस नेता को उसकी हैसियत बताएगी या उसकी सियासत को झुलसाएगी, लेकिन
फिलहाल ये गर्मी आम जनता से जुड़े मुद्दे और उनकी खून पसीने की कमाई करने वाले टैक्स पेयर्स के अरमानों को तो जलाकर खाक कर ही रही है। तो कुल मिला के ये जो एक तस्वीर थी, जो तस्वीरें थी वो आपको हमने दिखाई, और मुझे लगता है कि एक बात तो तय हो चुकी है कि संसद में अब कुछ भी संसदीय तो नहीं रहा। संसद की बात संसद मार्ग थाने में अगर सांसद गण माननी लेकर पहुंच रहे हैं, तो उसके बाद उसमें नेता प्रतिपक्ष के स्तर पर अगर ये बात आ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि पर्देदारी की तो बात जाने दीजिए, कोई भी सांसदी इस तरीके की नहीं बसती। खैर, अब ज्यादा इस पर मैं भूमिका ना बांधते हुए, आप मेरा स्क्रीन देख रहे हैं, वेद भूषण जी, आप उनको जानते हैं। जिस संसद मार्ग थाने में ये मामला गया है, वो कभी उनके अधीन हुआ करता था। वहां पर इन्होंने तमाम माननीयों को झेला है, या कहें माननीयों की सेवा की, और तमाम जो चीजें वहां पर पहुंचती रही उनको देखते रहे। राकेश शुक्ला जी जाने माने पत्रकार हैं, आप जानते हैं उनको, वो हमारे साथ अक्सर बुलंद भारत की, मैं कहूंगा कि बुलंद आवाज है तो गलत नहीं हो। सचिन बुधौरिया जी, आप जानते हैं कि चाहे देश का मामला हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय मामला हो, हर मुद्दे पर वो बहुत सलीके से, संजीदगी के साथ अपनी बात रखते रहे हैं और शानदार लिखते हैं। संसद कवर करने का उनको भी बहुत गहरा अनुभव है। तो लेकिन वेद भूषण जी, मामला आपके दरबार में गया है, ये पूरा जो घटनाक्रम है एक जरा अधिकारी की तरीके से, मतलब थोड़ा सा हम पॉलिटिकल उसके तो माने तलाशेंगे, क्योंकि आप संसद मार्ग में रहे और इस तरीके की कभी कभी घटना आपके सामने आई आपके रहते हुए, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं, कैसे डिस्क्राइब करेंगे इसको, वेद भूषण जी? राजकिशोर जी, मैं इस नौकरी से पहले की आपको एक पिक्चर बताता हूं। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। आगरे में मेरा जन्म स्थान हुआ। घर में टेलीविजन उस टाइम मेरे घर में क्या, आसपास पूरे मोहल्ले में, आगरा शहर में उस टाइम वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। केवल रेडियो के ऊपर ही हम तमाम नेताओं के भाषण सुनते थे और ऐसे ओजस्वी भाषण सुनते थे पार्लियामेंट के अंदर से। फिर धीरे धीरे टेलीविजन आया। फिर टेलीविजन की डिबेट बड़े इंटरेस्ट से सुनते थे, खासतौर से जब बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी या और जो मेरे समय के बड़े लीडर्स थे, सिकंदर बख्त थे और लोग थे, उनको सुनते थे। सुनते 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 हम बड़े हुए, पुलिस की नौकरी में आए। पहले बोट क्लब चौकी होती थी, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी, जो मेरे बचपन के हीरो थे, आगरा में मैंने उनको, मेरे गली में आते थे, बहुत नजदीक से देखा था। उन लोगों को दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया था। उसके बाद वो सिलसिला चलता रहा और बाद में बहुत लंबी सेवाएं नई दिल्ली जिले के अंदर रही, जिसके अंदर पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति भवन, तमाम वीवीआईपीस के ऑफिस और तमाम घर हैं। पर जब जो इस कगार पर जहां पर आज पार्लियामेंट पहुंची है और पार्लियामेंट थाना जहां पर आज पहुंचा है, वो वाकई में मुझे उसमें शर्म भी आती है, दुख भी होता है, हंसी भी आती है। एक साथ कई चीजों का आभास मुझे अपने अंदर से होता है। मैंने इन्हीं राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, मनमोहन सिंह को, राज बब्बर को और तमाम जो बड़े नेता हैं, जतिन पायलट हैं, इन सबको मैंने डिटेन किया है, घंटों डिटेन किया है इसी पार्लियामेंट के अंदर। परंतु जिस तरह से आज जो पार्लियामेंट के अंदर कुछ समय से चल रहा है, जिस तरह से बहिष्कार किया जा रहा है, हंगामा पार्लियामेंट के अंदर बरपाया दिखा रहा है, कोई सभ्य डिबेट नहीं हो रही, जिसके सार पर हम पहुंचे। पूरा हिंदुस्तान समझना चाहता है कि पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है, पर जिस तरह से हो हल्ला, बदतमीजीपन और मैं क्या कहूं, पराकाष्ठा हो गई है जिस तरह। और आज का जो मामला है वो तो बिल्कुल शर्मगंदगी वाला है। मतलब लगता है कि जैसे कोई रेसलिंग या अखाड़ा बन गया हो। क्रॉस एफआईआर होने की नौबत आ रही है। प्रताप सारंगी जी जिनके बारे में बता रहे हैं, उनको हेड इंजरी आई है, उसमें मुकदमा दर्ज हुआ है। जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें धारा 109, 110, 117, 121, 125 और तमाम धाराओं के अंदर दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। दूसरी तरफ से भी आवाज आ रही है कि खड़गे जी गिर गए और इस तरह से उनके मॉलेस्टेशन हुआ, फला हुआ। तो ये तमाम चीजें ये हम सबके लिए अच्छी नहीं है। बीजेपी कांग्रेस का मैं प्रवक्ता नहीं हूं, ना मैं प्राथमिक मेंबर भी मेरे पास नहीं है। परंतु जो कुछ भी हो रहा है, जो मेरी उम्र के जो लोग हैं, मेरे साथी बैठे हैं, राकेश शुक्ला जी, सचिन जी बैठे हैं, आप बैठे हैं, दुख जरूर हो रहा है कि हम कहां से चले थे। आज हमारी क्या दुर्दशा हो गई है कि थाने में
जो ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहे जाते हैं, वो अपनी याचिकाएं लेकर डीसीपी के पास खड़े हैं, एसएचओ के पास खड़े हैं, एक सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो कहाँ अभी हम किस हद तक गिरेंगे? मैं यही सोच रहा हूं कि हम लोग ये मामला सिलसिला कहां जाके रुकेगा। कल पार्लियामेंट का आखिरी दिन है, निवसान होने वाला है, सिनेडाई होने वाली है, बाद में दोबारा तारीख आएगी। क्या दोबारा इससे ज्यादा खतरनाक सीन देखने को मिलेंगे? क्या ये अखाड़ा बन जाएगा पहलवानी का कि हम देखते हैं कौन ताकतवर है, कौन हमारे बीच से निकलेगा, हम उसको इसका नतीजा भुगतेंगे? ये तमाम चीजें मैदान की चीज होती थी, अब उसको मैदान बना दिया गया है। ये तमाम चीजें पब्लिक डिसाइड करेगी कि कौन ताकतवर है और कौन कमजोर है। पार्लियामेंट के अंदर आप भाषण कीजिए, तमाम पक्ष रखने के लिए आपके पास मौजूद हैं, पर केवल बायकाट करना ये कोई, ठीक है तमाम पार्टियों ने बायकाट किए होंगे, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, परंतु जिस तरह से हर चीज पर नहीं लेकर देखिए बायकाट करना, बायकॉट वायकॉट तो चलिए चलने दीजिए, संसद में पैसा बर्बाद हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब चीजें तो जाने दीजिए, लेकिन वहां पर रेसलिंग शुरू हो जाए, WWF शुरू हो जाए और इस तरीके से मतलब खून बहने लग जाए और इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हो जाए। एक सांसद वो कह रही है कि उनके पास राहुल इस तरीके से आके खड़े हो गए कि वो असहज महसूस करने लगी, जो आप मॉलेस्टेशन की बात कर रहे थे। इसी तरीके से मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे गिर गए और उनको इनकी बात कही जा रही है। हालांकि सवाल यह है कि जिस तरीके से होता ना कि फौजदारी के मुकदमे मोहल्ले में होते ना कि आपने एक FIR की तो हम एक काउंटर FIR करेंगे। मैं आऊंगा वेद भूषण जी आपके पास, लेकिन सचिन बुदौलिया जी चूंकि संसद में कवरेज अक्सर करने जाते रहते हैं, नई संसद में ज्यादा कवर करने का मुझे अनुभव नहीं है, राकेश जी भी ज्यादा नहीं जाते रहे, तो सचिन जी पहले आपके पास आऊंगा। ये क्या हुआ था, शायद मकर द्वार के पास आए थे और ना मतलब अभी मैंने देखा था कि राहुल जी काफी मतलब उनका शरीर सौष्ठव अच्छा है, अभी वो ताइक्वांडो में भी उन्होंने पटक पटक के मतलब दिखाया था, काफी ताकत दिखाई थी उन्होंने, एक एनर्जी दिखाई थी, स्पोर्ट्स को बढ़ावा भी दिया था। और जब वो बोलते हैं तो ऐसे करके जब वो हाथ पकड़ते हैं तो उनकी जो हाथ की मछलियां भी दिखाई पड़ती हैं, उनकी फिटनेस वाकई बहुत कमाल की है। लेकिन वो फिटनेस जो है मतलब क्या, मतलब ये सांसदों के लिए ही थी, क्या हुआ, क्या मामला, मतलब आप कैसे देख रहे हैं इसको? चूंकि आप वहां पर हैं, मैं थोड़ा देश से बाहर बैठा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी नजर वहां पर है, आप बताइए क्या हुआ, फिर मैं राकेश जी के पास आऊँ। राजकिशोर जी, पहुंचने में थोड़ी सी देरी हो गई थी वहां पर। जब मैं पहुंचा तो पहले ये सब चीजें घटनाएं हो चुकी थी, तो जब मैं पहुंचा तो मैं एकदम सुन करके एकदम सन्न रह गया। मैंने कहा ये कैसे हुआ? बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने किसी सांसद को गिरा दिया और उनके सर पे चोट लगी, एक स्टेशन पर लेकर के गए। फिर हमने विजुअल्स देखे वहां पर, सारे कैमरामैन जो भी हमारे। जी सचिन जी थोड़ा सा संपर्क का आप कनेक्टिविटी ठीक करिए, संपर्क का इशू है। राकेश जी आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि आप तो बिल्कुल संसद के बगल में ही बैठे हुए हैं, तो जी सचिन जी आप तो वो वहां पर जैसे ही वहां पर पता चला कि ये भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद राज्यसभा और लोकसभा के मकर द्वार के सीढ़ियां थी और किनारे जितना भी स्पेस था वहां पर वो अपना तख्तियां लेकर के खड़े हुए थे और उस पर वो संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर के समर्थन में नारे वगैरह लगे हुए थे। तो वहां पर जब राहुल गांधी और ये लीडर जब वहां पर पहुंचे हैं तो कुछ सिक्योरिटी के लोगों ने उनको बताया कि सर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ किनारे का रास्ता है, आप दूसरी तरफ से यहाँ से निकल जाइए। तो उन्होंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और वो उसी तरफ आगे बढ़ने लगे। और आगे बढ़ते हुए जब वो बीच में से चीर के जाने लगे कि हमको अंदर जाना है, तो वो चूंकि इतनी भीड़ थी वहां पर कि बीच का रास्ता मिलना संभव नहीं है। तो वो नारे लगाते हुए, आप जानते हैं कि वेद जी भी निश्चित रूप से जानते होंगे कि एक चार्ज जब एटमॉस्फेयर होता है ना, तो वहां पर वो नहीं होता, वो सब खड़े रहे, अड़े रहे अपनी जगह नहीं। तो इन्होंने जोर से उनको तीर के अंदर जाने के लिए वो किया, कुछ उसमें धक्का मुक्की हुई और एक सांसद गिरा, वो सारंगी जी पर गिरा, सारंगी जी उसके कारण से नीचे गिर गए, तब उनको सर में चोट आई। और इसी तरह से दूसरी तरफ से अपना जो राजपूत जी हैं, मुकेश राजपूत जी हैं, वो गिर गए। तो दोनों लोगों को इस तरह से चोट आई जाकर के, और फिर एकदम से वहां पर शोर होने लगा जाकर के कि ये क्या हुआ, और एकदम से वातावरण बदल गया और ये एकदम अफरा तफरी सी मच गई जाकर, और कोई भाग करके दौड़ लेकर आया। बताया ये भी गया कि राहुल गांधी जी से ये कहा गया था कि राहुल जी देखिए ये सांसद को वहां पर चोट लग गई है, उनके सर पर चोट आई है, लेकिन उन्होंने
एक कि एक देखिए मानवीय शिष्टाचार होता है कि अगर मान लीजिए धोखे से किसी को धक्का लग गया या कोई गिर गया कि किसी के कारण से और उसको पता चलता है तो वो पलट के आता है और उस पर अफसोस जाहिर करता है, कोशिश करता है उनको सहारा दे करके उठाने की या उनको मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाए, थोड़ा चिंता व्यक्त करता है, इस अंदर से एक भावना प्रकट करता है। लेकिन बताया गया कि राहुल जी ने ऐसी कोई भावना प्रकट नहीं की और वहां से वो चले गए। तो ये अगर घटना है जो चीज बताई गई है तो ये तो निश्चित रूप से देखिए अमानवीय घटना है। ये ऐसा तो होता ही नहीं है, ये तो कोई भी अनपढ़ व्यक्ति भी, जाहिल व्यक्ति भी अगर होगा तो वो भी ऐसा कम से कम नहीं करेगा। तो ठीक है। ये निश्चित रूप से घटना जो है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत दुखद है। पार्लियामेंट के अंदर इस तरह से कोई हो जाए और तो शारीरिक क्षति हो जाए, ये तो कोई कल्पना नहीं कर सकता। लोकतंत्र मतलब वाकई में इससे बिल्कुल शर्मसार हुआ। सचिन जी, बिल्कुल ये अजीब सी घटना है, वो भी नेता प्रतिपक्ष के स्तर पर ये बात हो रही है और दोनों तरफ से इस तरीके की बातें हो रही, क्या कहा जाए। चलिए अमिताभ भूषण जी भी जुड़ गए। अमिताभ जी आपका भी स्वागत है, लेकिन राकेश जी पहले मैं आपके पास आऊंगा। और आप भी बिल्कुल पड़ोस में ही हैं संसद के, हो सकता है संसद में ही हो, वहीं बैठते हैं आप। लेकिन ये क्या हो गया था राहुल गांधी को? मतलब वो क्या राहुल गांधी ना हो गए, वो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर हो गए कि सामने जो भी आएगा उसको गिराते हुए चले जाएंगे, कुछ इस अंदाज में वो आ गए थे। मतलब तपस्या की गर्मी इतना सिर पे चढ़ गई कि उसके बाद उनको ये नहीं समझ में आया कि बीच में जाएंगे तो इस तरीके की घटना हो सकती है। कोशिश ये कही थी कि उनके साथ अभद्रता हो जाए तो मुद्दा और बन जाए। सचिन जी आप थोड़ा म्यूट कर लें, शोर बहुत है आपकी तरफ। राकेश जी, जी राकेश। राजकिशोर जी, जो आपने सबसे पहला शब्द कहा वही संपूर्ण है, सड़क छाप राजनीति। दूसरा आपने विषय उठाया तपस्या का, और तपस्या से जो गर्माहट आती है उससे। हमारे यहाँ जो सनातन विधि है उसके हिसाब से जो तपस्या है उससे एक ऊर्जा प्राप्त होती है, और ऊर्जा का हम लोग हमेशा सकारात्मक उपयोग करते हैं। तो ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग तब हो सकता है जब खुद पे आपका भरोसा हो, यानी आपका आत्मबल, यदि तपस्या आपने सच में तपस्या किया है तो आपका आत्मबल मजबूत होगा, उससे आपके अंदर भरोसा पैदा होगा, और उसके बाद आप उसका उस ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग कर सकते हैं। अपने यहाँ दो पद्धतियां थी, इसको एक उपमा के रूप में ली जाए, एक देव एक दानव, ऊर्जा दोनों के पास थी। तो दोनों का उपयोग किस तरीके से होता था इस रूप में देखना चाहिए मुझको। मेरा मानना ये है कि यदि प्रताप सारंगी जी जैसा जो वरिष्ठ व्यक्ति कह रहा है तो वो प्रथम दृष्टा वो झूठ नहीं माना जाएगा। वेद जी हैं, वेद जी कानून के जानकार हैं। हम लोग एक आम नागरिक के रूप में इतना तो हम मानेंगे कि प्रताप सारंगी जी ने कहा कि राहुल गांधी जी ने एक सांसद को धक्का दिया, वो सांसद हमारे ऊपर गिरे और उसके बाद हमें चोट आई। मैं प्रताप सारंगी जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए जानता हूँ क्योंकि पिछली जब वो एमएसएमई मंत्री थे तो कई बार उनके पास जाने आने का मुझे मौका मिला खबर को लेके। बड़े सहज व्यक्ति, और कोई लाग लपेट की बात नहीं करते, स्पष्टता रहती है उनके जीवन में, और अभी तक जो मैंने देखा वो स्पष्टता से ही बात करते हैं। तो मैं ये मानने, यदि कोई कहे भी कि प्रताप सारंगी हो सकता है कि गलत बयानी कर रहे हो, राजनीतिक बात कर नहीं रहे नहीं, हो। और तो और जाने दीजिए। आपको पता है जब राहुल गांधी गए तो मैंने वहां पे देखा, वो फुटेज जो देखी उसमें राहुल गांधी कह रहे हैं ही हिट्स मी, प्रताप सारंगी की तरफ इशारा करके। तो टीडीपी की कोई महिला सांसद है, वो चिल्ला रही हैं, कह रही कि वो इतने बूढ़े हैं और वो कैसे आपको मारेंगे। तो उसके बाद फिर राहुल गांधी वहां से तब जाकर आए हैं। तो कुल मिला के ही हिट्स मी, मतलब प्रताप सारंगी से बोल नहीं रहे, प्रताप सारंगी ने उनको मारा भी, ये भी वहां पर वो कह रहे हैं। और बाद में राहुल गांधी ने तो मान ही लिया कि भाई उनके साथ ये चीजें हुई थी, वहां पर छीना झपटी हुई थी। खैर आप अपनी बात पूरी करिए, लेकिन मैं आपकी बात में चीजें जोड़ रहा था बस। तो मैं वही कह रहा हूं कि जहां तक ऊर्जा आपके अंदर जो है वो कौन सी ऊर्जा है, सकारात्मक है या नकारात्मक है, किस तपस्या से आपने हासिल किया। तो ये जो उन्होंने प्रताप सारंगी को देखने गए, कुछ सांसद पकड़ के ले गए, देखने गए, वो गए नहीं देखने, कुछ सांसदों ने बताया कि ऐसा हो गया है तब वो गए। तो जाने के बाद मुझे तो लगता है सबसे बड़ा बड़प्पन वहां पे ये था, नेता प्रतिपक्ष के तौर पे, गांधी परिवार के वारिस के तौर पे, 3-3 4-4 प्रधानमंत्री परिवार के तौर पे, राहुल गांधी गलती नहीं होने के बाद भी, मैं ये नहीं कहता गलत थे या नहीं थे, वहां पे भी खड़े होके बोलते कि सारंगी क्षमा करिएगा, मेरी वजह से हुआ है या किसी की वजह से हुआ है। मैं एक बुजुर्ग के नाते मैं ये नहीं कहता भाजपा के सांसद, कांग्रेस के सांसद को उस समय पर भूल जाना चाहिए।
एक वरिष्ठ व्यक्ति के नाते जो पिता तुल्य है उसके सामने खड़े होके हाथ जोड़ के यदि हम इतना भी बोल देते कि आपके साथ जो हुआ वो गलत हुआ और यदि मेरे कारण हुआ या मेरे पार्टी के किसी व्यक्ति के कारण हुआ है हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं, मुझे लगता है बहुत सारा जो नकारात्मकता थी वहीं पे खत्म हो जाती। लेकिन हो क्या रहा है, जैसे ही राहुल गांधी वहां से लौटे उसके बाद प्रियंका जी प्रकट होती है। प्रियंका जी क्या कहती है वो आपने बताया ही है और आपने रिपोर्ट में भी दिखा दिया है। तो वो एक काल्पनिक कहानी प्रस्तुत करते हैं कि हमने देखा कि वो गिर गए, फिर हम कुर्सी ढूंढ के ले आए। अरे बाहर कहाँ से कुर्सी ढूंढ के लाओगे? सिक्योरिटी वालों को वहां बैठने की व्यवस्था नहीं होती पार्लियामेंट में, क्यों सचिन भाई? वहां पर सिक्योरिटी वालों को खड़ा रहने की व्यवस्था है। पार्लियामेंट के अंदर भी जो गेट होता है, गेट पे कोई कुर्सी नहीं लगी होती। आप कुर्सी कहाँ से तलाश के ले आए भाई? और कितना टाइम लगा हो यदि आप अंदर से कुर्सी लाए होंगे तो ये सारा जो एक काल्पनिक कहानी गढ़ना कि फिर हमें लगा कि उनका पैर टूट गया, ये भी एक कल्पना है कि हमें लगा। और ये तो वास्तविकता है ना कि एक आदमी बेहोश हो गया और दूसरे आदमी खून बहाता बैठा हुआ है। तो दोनों घटनाओं में प्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि घटना के पीछे कोई ना कोई व्यक्ति तो है। फिर आपने जो सड़क छाप पॉलिटिक्स की बात की तो मैं अब यहाँ पे आता हूं कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स आप देखिए तो दो तरह से घूम रही है, अडानी से अंबेडकर तक और अंबेडकर से अडानी तक। घटना की बात पे हुई अंबेडकर को लेके, मान सम्मान को लेके, प्रदर्शन को लेके, और प्रेस कॉन्फ्रेंस किस पे हुई? प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अडानी पर, अंबेडकर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। तो मैं एक शब्द फिर कहूंगा कि अंबेडकर की छाती पे बैठ के उनको दलित नेता निरूपित करने वाला परिवार अब उनके कंधे में बैठ के वोट का जुगाड़ करने का प्रयास कर रहा है। और कुल मिला के सम्मान उनका पहले भी नहीं हुआ और उनकी मृत आत्मा को भी शांति नहीं देना चाहती कांग्रेस, और उसको लेके एक बड़ी पॉलिटिक्स हो रही है। राजकिशोर अमिताभ भूषण जी, जी कुल मिलाकर बात हमने की इस पर भी, लेकिन अब बात आती मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी। मैं चाहूंगा कि उनको भी पता नहीं, कई बार ऐसा लगता है कि जैसे उनको भी हर जगह कांग्रेस मतलब यूज करने लग गई है। जरा सा कुछ होता है मतलब, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ 4 बजे तक ये घटना किसी के संज्ञान में नहीं थी, इसका कोई फुटेज भी नहीं है। अब धक्का देते हुए फुटेज तो नहीं आया, लेकिन धक्के के बाद का कम से कम घटनाक्रम, शोर शराबा, और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा नेता प्रतिपक्ष हो, इतना वरिष्ठ आदमी, कांग्रेस का अध्यक्ष, अगर वो गिरे जा रहे हैं, उसके बाद विपक्ष उस पर हाथ पे हाथ रखे बैठा रहेगा और कोई साथ में नहीं था। प्रियंका गांधी एक इस तरीके की कहानी निरूपित कर देती है आके, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि काउंटर FIR टाइप की चीजें हो रही हैं? कुछ ऐसा कुछ मतलब एक बस केस कमजोर करने वाली बात है। बाकी इस पर ज्यादा वेदभूषण जी से मैं पूछूंगा, लेकिन आप इसको किस तरीके से राजनीतिक तौर से देख रहे हैं? और ये जो पूरा घटनाक्रम है, अडानी, फिर अंबेडकर, और उसके बाद ये पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना, और एक धक्का और दो टाइप का जो मामला ये आया, क्या कहेंगे इसको? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और खास तौर पर जब हम गांधी परिवार की बात करें या जब हम कांग्रेस की बात करें तो ये बड़ी कमाल की बात है कि जिस गांधी जी के विरासत का जिक्र बार बार होता है, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि गांधी की विरासत उन्हीं की बपौती है और राहुल गांधी तो गांधी सरनेम भी लेकर चलते हैं। तो उन गांधी जो गांधी वाचिक हिंसा के विरोधी थे, उन गांधी की, जिन गांधी की प्रेरणा में बाइबल का वो अंश है जहां एक गाल पर कोई थप्पड़ चलाए तो दूसरा गाल बढ़ाने की बात गांधी कहते थे, उन गांधी जी की विरासत को ढोने का दावा करने वाली पार्टी और उसके नेता इस तरीके की घटना करते हैं। और उसके बाद ये बड़ी बेशर्मी के साथ मैंने वो फुटेज देखा है कि वो बेचारे मलहम पट्टी हो रही है सारंगी जी की, और राहुल गांधी कहते हैं, जिसका जिक्र अभी शुक्ला साहब ने किया है, कि इन्होंने मुझे हिट किया, इन्होंने मुझे धक्का दिया। अरे अगर उन्होंने, वो व्यक्ति धक्का कैसे, अगर मान लीजिए उन्होंने गलती से धक्का दे भी दिया तो आप तो गांधी की विरासत के हैं ना, आप तो पूरे देश में गांधी के लिए घूमते हैं, आपकी पार्टी भी पेटेंट का दावा करती है कि उन्हीं का पेटेंट है। तो गांधी जी के विचारों में क्या इस तरीके का विचार था क्या? ये लंठई की राजनीति, राहुल गांधी का ये लंठ चरित्र मुझे आज दिखा है। और ये सही बात है कि सामान्य मानवीय गुण भी ये कहता है कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं, घायल हो गए, चोटिल हो गए, तो आप उनसे ये पूछेंगे या उनसे क्षमा याचना करेंगे कि चाहे अनचाहे अगर ऐसा हो गया
और कमाल की बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से घटना का वहां भी जिक्र होता है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है राजकिशोर जी की आने वाले वक्त में कहीं ऐसा ना हो जाए कि बीजेपी के लोग सठे साठ्यम समाचरित उसको लेकर के आगे निकल जाएं, तो संसद में एक नए किस्म का दृश्य दिखाई देगा। ये सदन के भीतर, संसद के भीतर इस तरीके का आप संविधान पर एक और आप चर्चा कर रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र हो रहा है, संविधान की किताब आप सामने रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उस संविधान में जिस मानवीय मूल्यों की चर्चा है, उसमें जिस आचरण की बात है, उस आचरण को आप ताक पर रखते हैं, और आप किस किस्म की राजनीति कर रहे हैं भाई। और ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस पर दुर्भाग्य जताने के आप सियासत कर रहे हैं। तो इस तरीके की राजनीति आप करेंगे तो पूरा देश देख रहा है इस राजनीति का आने वाले वक्त में क्या असर होगा और समाज को आप क्या सीख देंगे। और सबसे कमाल की बात है कि आप गांधी जी की विरासत को लेके चलने का दावा करने वाले लोग हैं। गांधी सरनेम का वजन इतना हल्का होता है क्या कि आप गांधी सरनेम नाम में लगा करके और माचो बन के घूमेंगे आप सदन के भीतर, और वहां कोई घटना हो जाएगी तो आप कहेंगे ही हिट्स मी। ये तौर तरीका होता है क्या? ये आचरण का मामला है सदन के भीतर, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एफआईआर भर की बात नहीं है, पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके का चरित्र कांग्रेस पार्टी का, उनके नेता का, उनके शीर्ष नेता का है। जी ठीक है वेद भूषण जी, सीधे अमिताभ भूषण जी के पास आपके पास फिर आना पड़ रहा साइकिल। अब पूरा होगा जो प्रश्न मैंने पहले पूछा था उससे थोड़ा आगे का। अब कानून के जानकार के तौर पर ये जो पूरा घटनाक्रम आपके सामने आया है, आप पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में बैठे हुए हैं, और ये काल्पनिक नहीं है, आप तो बैठे ही रहे वहां पर, आपने तमाम चीजें देखी हैं, आपके सामने घटना आई है, अब आपका रवैया क्या होगा, आप क्या करेंगे जिस तरीके की चीजें सामने आई है? देखिए राजकिशोर जी, जो राहुल गांधी का एक रूप एंग्री मैन के रूप में है, जिस तरह से उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, या उनके अंदर इस तरह का एक आदमी है, इंसान है, जिसको फिल्म इंडस्ट्री में एंग्री मैन के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है, तो इसी तरह से उनका प्रोजेक्शन कांग्रेस पार्टी कर रही है। और उसका आपने एक एग्जाम्पल देख लिया, जब मैंने राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, मनमोहन सिंह, तमाम इनके 18 कैबिनेट मिनिस्टर्स को इसी पार्लियामेंट थाने में डिटेन किया था, जब पहली बार मोदी जी भाषण दे रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, ये लाखों की भीड़ लेकर वहां पर आ गए थे। मैंने चूंकि स्थिति बड़ी विकट थी कि कौन इसको डील करे, तो चूंकि मैं वहां सीनियर पोजीशन में था, हालांकि मेरे से बड़े बड़े स्पेशल सीपी और सीपी भी हाथ बांधकर खड़े थे कि ऐसी स्थिति में क्या कदम लिया जाए, तो मैंने अपना जो भी मेरे अंदर क्षमता थी, मेरा दिमाग काम करता था, मैं भीड़ के अंदर घुसकर गया और मैंने मनमोहन सिंह जी का हाथ पकड़ लिया और उनसे इतनी बार रिक्वेस्ट की होगी, राजकिशोर जी कितनी बार सर बोला होगा, हर बात पर सर बोला कि सर आप आइए, मैंने आपको डिटेन कर लिया, आप थाने के अंदर चलिए, पार्लियामेंट थाने के अंदर। उनकी बहुत बड़ी महानता थी कि उन्होंने कहा कि यस मैं आपके साथ चलूंगा। जैसे ही मैं उनको लेकर चला तो तमाम टीवी मीडिया ने दिखाया कि एक एसीपी दिल्ली पुलिस के उनके साथ बड़ी बदतमीजी कर रहे हैं, जबकि उनकी आत्मा को, उनके दिल को पता था कि मैं हर बात पर उनको सर सर ऑनरेबल सर कह के उनको ले गया। उसके पीछे पीछे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम आनंद शर्मा, तमाम मंत्री, उनके जो एक्स मिनिस्टर रह चुके थे, तमाम कमरे में आए और उनको मैंने बैठाया और पूरे सम्मान के साथ बैठाया, उनको चाय कॉफी जो मेरी क्षमता थी, जो मैं कर सकता था उनके लिए, इतने बड़े 2-2 बार के प्राइम मिनिस्टर मेरे कमरे के अंदर मेरे आए हुए हैं, ठीक है, मैं अपनी ड्यूटी को निभा रहा हूं। जब सबका नंबर आया और मैं अपने हाथ से उनको चाय दे रहा था, चाय बनाने वाली जो ऑफिस में जो लड़का था वो बना के ला के रखी, मैंने राहुल गांधी की तरफ भी, अब उनकी एरोगेंस पे मैं आ रहा हूँ, उनकी मानसिक जो विक्षिप्तता है या मानसिक दिवालियापन पर मैं आ रहा हूं कि मैंने उनकी तरफ, मैंने कहा सर आप चाय ले लीजिए, तो उन्होंने इतने अहंकार से मना किया कि मैं आपको बता नहीं सकता। फिर उनकी मदर की तरफ जब मैंने इशारा किया कि आप ले लीजिए, उन्होंने तुरंत ले लिया और उन्होंने राहुल गांधी को एक तरह से बच्चे को जैसे डपटते हैं ना, कि धमकाते हैं कि भाई जब एसीपी साहब दे रहे चाय क्यों नहीं ले रहे, तब जाके उन्होंने वही चाय मेरे हाथ से ली और वो चाय पी। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज है कि उनको किसी साइकेट्रिस्ट की या उसकी जरूरत है। अब पार्लियामेंट के अंदर जो, यदि आप, अब दोबारा मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप इनकी जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बाद में उसको देखें, उसमें वो कह रहे हैं कि कुछ आदमी, आप ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, कुछ आदमी डंडे लेकर खड़े हुए थे पार्लियामेंट के उस गेट के ऊपर। अरे भाई आप बताइए राजकिशोर जी, डंडे लेकर आते हैं भाई, वो झंडे थे,
आपकी पार्टी के लोग भी झंडे लेकर आए, उनकी पार्टी के वो मतलब उसको बता रहे लकड़ियां, सॉरी वो बताते लकड़ियां लेकर आए हुए थे। अब आप राजकिशोर जी, भूषण जी, आप इसको क्या कहोगे, क्या बताओगे? क्या वो लकड़ी लेकर आए थे, मारने के लिए लाए थे? वो झंडे तुम भी अपनी पार्टी के ला रहे हो, वो ला रहे हैं। अब उसमें काउंटर एफआईआर की कोशिश की जा रही है। इतना बड़ा सीसीटीवी, इतना बड़ा सिस्टम, उसमें खड़गे साहब इतने भारी आदमी है, यदि नॉर्मल कोर्स में गिर भी जाए वो, तो मैं कह रहा हूं कम से कम उनके फ्रैक्चर या बहुत सीरियस इंजरी आ सकती है। कोई इस तरह का वीडियो पब्लिक डोमेन में नहीं है। ठीक है, वो एक अलग मामला है कि वो काउंटर एफआईआर कराने में कामयाब हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, अदालत में जाते हैं। मैं यही अब तो आते पूछ रहा हैं हूँ, इस आप केस के करते कि ऊपर। नहीं करते? आप है करते कि नहीं करते? आप करते कि नहीं करते? ये तो मैं जानना चाहता हूँ। यदि ये सब कोई तो ये तो एविडेंस, अमिताभ यदि कोई भूषण जी, राकेश जी, सचिन भदौरिया जी, हम लोग तो यही मानेंगे कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आपको क्या होगा नहीं। आप तो चूंकि ये, उसको जिए हैं और उस जगह को जिए हैं, आपके सामने ये घटना आ चुकी है। मैं अब आपसे कह रहा हूं कि एसीपी वेद भूषण ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? जी जी, जी वेद भूषण जी, वेद भूषण जी, वैसे वेद भूषण जी दबाव में आने वाले आदमी है नहीं, मैं जानता हूँ। अगर दर्शक जो देख रहे हैं कि अगर आपको ये लग रहा है कि इस सवाल से वो भाग रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये भागे तो तब नहीं, चूंकि हम लोग पत्रकार थे तब से इनको जान रहे हैं, और इसलिए मतलब वेद भूषण जी के भागने का सवाल नहीं है। अब कनेक्टिविटी की दिक्कत है, जैसे ही वो आते हैं तो उसके तुरंत बाद मैं उनसे इस सवाल का जवाब जरूर लूंगा कि वो अगर वहां पर होते तो एफआईआर या कानूनी कार्रवाई किस तरीके से करते। लेकिन सचिन भदौरिया भाई, ये बताओ, मोहब्बत की दुकान ये जो है बिल्कुल प्रधानमंत्री के सामने तक पहुंच गई थी, यूं यूं उठने को कहने लग गई थी, और उसके बाद गले लगना चाहते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन प्रताप सारंगी को जादू की छप्पी नहीं दी जा सकती थी, उनको तो चोट की जरूरत थी। कुल मिला के जो पूरा घटनाक्रम है, मतलब मैं यहाँ से बैठ के भी जितनी चीजें मेरे सामने आ रही हैं, जो एक एक तथ्य, एक एक बात, जो सारी चीजें देख रहा हूँ, उसमें कहीं ना कहीं मतलब पूरा एक्सपोज होते दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मतलब ये एक एफआईआर होगी, एक आरोप लग गया तो अब काउंटर एफआईआर कर देंगे, इसी तरीके की चीजें आ रही हैं। क्या सूचना आपके पास आई है सचिन जी? देखिए, अभी तक तो ये है कि उनकी तरफ से काउंटर एफआईआर हुई है या वो कराने जा रहे हैं, ये सूचना अभी तक तो नहीं आई। अभी तो केवल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई है। वहाँ के 3 सांसद, अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज और एक हेमांग जोशी हैं, वो 3 सांसद ये लोग गए थे और डीसीपी को अपनी कंप्लेंट दे करके आए हैं। और उसमें उन्होंने इनफैक्ट ये भी कहा कि हत्या का प्रयास, ऐसा भी शायद 109 बीएनएस का एक नया कोई धारा है, उसके अंतर्गत उन्होंने वो चीज उन्होंने दर्ज कराई है। अब आप जहां तक ये बात कह रहे हैं, तो देखिए, मेरा अपना मानना ये है कि ये राहुल गांधी के पूरे राजनीतिक कैरियर में ये सबसे बड़ा डेंट लग गया है, ये सबसे बड़ा दाग लग गया है। और ये दाग जो है वो आने वाले समय में, ये कुछ भी कर लें, ये मिटने वाला नहीं है और ये बहुत लंबे समय तक जाएगा। अब उन्होंने अपना जो एक आदमी का एक गरिमा होती है ना, एक इकबाल होता है, वो पूरी तरीके से वो ठहर गई है। और तो उसके बाद में कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में कैसे चलेगी, कैसे बिहेव करेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है। अब इसमें एक सवाल ये है कि अभी पार्टी के जो सहयोगी दल, उनकी तरफ से ही कैसे रिएक्ट किया जाता है। जो अभी आप जैसे देख रहे थे संसद में कि एक तरह से कुछ दलों ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया था कांग्रेस पार्टी से। तो वो जो दूरी बना रहे थे, वो इस घटना का इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है कि कांग्रेस पार्टी से बाकी सारे लोग हटेंगे धीरे धीरे करके। तो राजनीतिक रूप से जो है वो कांग्रेस आइसोलेशन में चले, भले 99 उनके सांसद हैं, 99 सांसद हैं, लेकिन अब राजनीतिक मुद्दों के ऊपर क्या आप स्टैंड ले रहे हैं? रोजाना पब्लिक के साइकी की निश्चित रूप से आएगा। और ये हाँ जी, बोलिए कैसे सचिन जी, आवाज आ रही है। इसको कैसे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के बाकी लीडर जो हैं वो उस पर रिएक्ट करेंगे, क्योंकि इस पर इंटरनल रिएक्शंस आने वाले समय में, मेरा मानना है कि आने वाले समय में होगी। और लीडर्स राहुल गांधी के प्रति असंतोष या निराशा या कोई तरह से इसको लेकर के अपनी असहजता जरूर व्यक्त करेंगे। ठीक है, मैं वेद भूषण जी आपसे उस सवाल का जवाब दिया आपको नहीं जाने दूंगा। मैं कह रहा था दर्शकों से कि वेद भूषण जी को तो दीजिए। हम वेद भूषण जी के पास जैसे ही मैं आया, फिर वेद भूषण जी गायब हो गए। क्या चल क्या रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है मामला।
दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ऐसा लगने लग गया है कि चक्कर क्या है भाई। लेकिन चलिए, खैर वेदभूषण जी आएंगे। राहुल जरा देखिए, वेदभूषण जी आने में कुछ करें। वेदभूषण जी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है, बीच में कुछ डिस्कनेक्शन हो गया था। हाँ, मैं वही कह रहा था, मैं अभी यही कह रहा था कि वेदभूषण जी को तो मैं तब से जानता हूँ जब वहां पर संसद मार्ग थाने में मौजूद थे, तब वो नहीं भागे, तो आज क्या भागेंगे वो सवाल से? तो सवाल तो मैं आपसे जवाब लेकर रहूंगा कि आप अगर वहां पर बैठे हुए हैं और आपके सामने ये घटनाक्रम आ चुका है, तो आप एक पुलिस अधिकारी के तौर पर आप कैसे इस पर एक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे, ये मैं समझना चाह रहा हूँ। देखिए राजकिशोर जी, यदि सबूत है तो जरूर मुकदमा क्रॉस केस भी होगा, और मुकदमा हुआ भी आज आपने देखा, और बड़ा संगीन मुकदमा दर्ज किया। मैं दिल्ली पुलिस के साथियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़ी हिम्मत से एक नॉन बेलेबल 307 और 308 अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा राहुल गांधी के खिलाफ थाना पार्लियामेंट में दर्ज हो चुका है, और ये जब तक राहुल गांधी या उनका परिवार या जो भी पार्टी जिंदा रहेगी तब तक ये मुकदमा खड़ा रहेगा। इसी थाने में महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और सैकड़ों एफआईआर, हजारों एफआईआर हुई हैं। ये एक ऐतिहासिक थाना है। सरदार भगत सिंह भी इस थाने के अंदर रहे थे, और बड़े से बड़े अपराधी भी रहे थे। किसान आंदोलन के नेता टिकैत भी यहाँ पर, तो उनके खिलाफ भी एफआईआर थी। ये उनके खिलाफ एक रिकॉर्ड बन गया है। कांग्रेस के खिलाफ भी एक रिकॉर्ड है, और एक राहुल गांधी और राहुल परिवार के खिलाफ भी एक रिकॉर्ड है कि ये कभी एक मुलजिम थे। तो ये एक रिकॉर्ड, एक बना, एक इतिहास उन्होंने, राहुल गांधी ने चाहे प्रधानमंत्री के रूप में, एलओपी के रूप में ना बना पाए हों, पर इस रूप में उन्होंने एक इतिहास बना दिया है कि एक एलओपी के खिलाफ, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसके खिलाफ एक मुकदमा पार्लियामेंट थाने में, और वो भी नॉन बेलेबल, संगीन एक धारा है, उसके तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। अब आपका जो दूसरा सवाल है, पार्ट है, जिसमें बताया जा रहा है कि खड़गे जी गिर गए। मैं पहले शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। यदि खड़गे जी गिरते, पूरे पार्लियामेंट के अंदर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी फुटेज है। उनकी फुटेज जैसे ही आएगी, किसने उनको धक्का दिया, पुलिस उसकी एनालिसिस करेगी, क्या उनको धक्का दिया गया या वो खुद गिर गए। तो ये तमाम चीजें दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस ने बहुत मजबूती के साथ काम किया है। परंतु जहां तक राहुल गांधी का संबंध है, मैं शायद मेरी आवाज ना पहुंच पाई हो, तो मैंने पहले भी उनकी जो मानसिक जो विक्षिप्तता थी, या जो उनका एंग्री मैन वाला जो रूप था, वेदभूषण जी, वो तो आपका पर्सनल अनुभव, वो बिल्कुल साफ अच्छा साफ सब लोगों ने सुन ली, अच्छा, और वो हाँ, तो बाकी अब संगीन बात है। मैं अभी आज की तारीख में वहां पर एसीपी वेदभूषण बैठे हुए हैं, अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज और तमाम लोग वहां पहुंच चुके हैं, प्रियंका गांधी भी पहुंच चुकी हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर। एसीपी वेदभूषण ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ये मैं समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सब लोग बोलने से ज्यादा आपसे सुनना चाहते हैं आज की तारीख में, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए राजकिशोर जी, केवल बैलेंस करने के लिए कभी पुलिस मुकदमा देती है, आज की डेट में कोर्ट के अंदर भी उनकी जिम्मेदारी है। ये मामला केवल पटियाला हाउस कोर्ट तक नहीं जाएगा राजकिशोर जी। ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, वहां पर बड़े बड़े जो बैटरी ऑफ लॉयर्स हैं कांग्रेस के, इस टाइम उनके तमाम ऑफिस के अंदर टाइपिंग और तमाम चीजें की जा रही हैं। मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाकर रुकेगा, क्योंकि नॉन बेलेबल है, उसमें राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अब एंटीसिपेटरी वो बेल लेने में कामयाब हो पाते हैं, ये अदालतों के विवेक पर हमें छोड़ना होगा। और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन की चीजें हैं, क्योंकि उसमें एक एमपी और हैं, मुकेश राजपूत, उनको भी इंजरी हुई है। तमाम वीडियोग्राफी वहां पर लेबोरेटरीज के जाएंगी, तमाम जो स्टेटमेंट्स हैं जो वहां पर मौके पे मौजूद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उसके अलावा पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारा स्टाफ होता है जो तमाम चीजों को देखता है, उनके भी एक आई विटनेस होती है कि वहां पर उस टाइम क्या हुआ था। क्योंकि तमाम ये छोटे मोटे नेता नहीं है, इनके साथ तमाम सिक्योरिटी, तमाम इनके साथ एक अमला होता है, वो तमाम तरह की जानकारियां अपने मोबाइल से या अपनी प्रेजेंस से वहां पर बता सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान में कि किसके खिलाफ क्या बनता है। तो ये जो क्रॉस केस वाली बात आ रही है, यदि मैं होता या और कोई मेरा पुलिस का कोई कोलीग होता, तो केवल एविडेंस बेस्ड होता। पूछा जाता कि यदि किसी महिला के साथ, दूसरी पार्टी की महिला के साथ कोई छेड़खानी, या फिर खड़गे जी के बारे में जैसा उनको बताया जा रहा है कि गिर गए, किस वजह से गिरे, यदि उनके खिलाफ कोई सबूत होंगे तो क्रॉस केस एफआईआर हो जाएगी, कोर्ट उसमें ट्रायल करेगी और तमाम चीजों का क्लियर हो जाएगा कि कौन किसने किसको धक्का दिया। परंतु इतना जरूर कहना चाहूंगा, जो कुछ भी हुआ ये अपने आप में एक बहुत शर्मनाक घटना है। मैंने अपने पुलिस की नौकरी में और इस जीवन में नहीं देखी। भगवान ना करे ऐसे जो रेसलिंग का अखाड़ा है वो हनुमान का अखाड़ा या चंदगी राम के अखाड़े की तरह इसको इस्तेमाल ना करें हमारे सांसद। कम से कम उनको ये चाहिए था कि यदि एमपी
एमपी साहब गिर गए हैं, तो अब मौका है अस्पताल जाकर उनको देखने चले जाएं कि आपके साथ क्या हुआ। उनकी गलती थी या नहीं थी अलग बात है, परंतु संसदीय के जो स्टैंडर्ड्स है, जो वो कहते हैं कि स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप उनके घर जाएं, उनके परिवार से पूछें कि क्या धक्का मुक्की में, चाहे राहुल गांधी ने दिया या नहीं दिया, दूसरे एमपी को दिया, दूसरा एमपी तीसरे के ऊपर जा गिरा, परंतु ये एक शिष्टाचार कहता है कि वो एलओपी है, उनको चाहिए कि उनके घर जाए, उनके परिवार से मिले, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। अब वो करेंगे इस चीज को या नहीं करेंगे, उनकी मानसिक स्थिति क्या है, क्या केवल वो काउंटर एफआईआर कराने में इंटरेस्टेड है या वाकई में एक संसद का एक बड़ा रूप वो दिखा सकते हैं, ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी है और शर्मनाक चीज दोनों ही है। तो इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था, हंसी भी आती है, रोना भी आता है, दुख भी होता है, कई तरह की फीलिंग एक साथ इस मामले को लेकर मेरे अंदर जरूर आई है कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, आगे ना हो, इसके लिए जरूर उम्मीद रखेंगे कि शायद आपकी हमारी आवाज इस तरह के जो जिनको हम ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, बड़ा सम्मान देते हैं अपने अपने क्षेत्र के अंदर, वो इस तरह की चीजें से दूर रहें जिससे कि हमारी जग हसाई ना हो। आपने देखा होगा दूसरे कंट्रीज के जब वीडियो आते हैं पार्लियामेंट के अंदर धक्का मुक्की मारपीट हो रही होती है, स्पीकर तोड़कर फेंके जा रहे हो, हम लोग हंसते हैं उसके ऊपर। तो आज वो हंसी हमारे ऊपर भी कोई ना कोई बैठकर दूसरे कंट्रीज में हंस रहा होगा कि देखिए ये भारत की पार्लियामेंट है जिसको कहते हैं कि बड़ा भारी डेमोक्रेसी है इस कंट्री के अंदर, इस डेमोक्रेसी कहां से कहां पहुंच गई। कितने शर्म की बात है राजकिशोर जी, हम सब के लिए शर्म की बात है, इस देश के लिए शर्म की बात है। मैं तो उम्मीद करता हूं कि इस तरह की चीज दोबारा इस संसद भवन के अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन राकेश जी, कुल मिला के मुझे लगता है वेद भूषण जी के जो मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं, वैसी मिश्रित प्रतिक्रियाएं ज्यादातर लोग जो थोड़ा सा किसी भी पक्ष से नहीं है, जिनका कोई आता नहीं है, जिनका जाता नहीं, लेकिन ये जो घटना पूरी संसद में हुई है वो शर्मसार हो रहा है। लगता है कि अब राहुल गांधी से सीख के तपस्या करनी पड़ेगी लोगों को, जिससे मिश्रित प्रतिक्रियाएं ना सिर्फ एक ही तरीके की ऊर्जा मिले या गर्मी मिले। खैर, लेकिन अब ये जो बात वेद भूषण जी कह रहे हैं बड़ी खतरनाक बात है। मतलब चूंकि मैं उनसे कहलवाने के बाद ही सारे वक्ताओं के पास आना चाह रहा था। अब जिन दफाओं में एफआईआर हो गई है, इसमें जमानत तो करानी पड़ेगी। अब तो जेल तो जाना पड़ेगा या जेल नहीं जाना पड़ेगा, और जेल की रोटी अरविंद केजरीवाल तो खाया है। एक मुख्यमंत्री खाकर आए हैं दिल्ली के, एक दिल्ली में जो संसद में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बैठे हुए हैं, तो जिस तरीके की एफआईआर हुई है उसमें एंटीसिपेटरी बेल मिलना इतना आसान नहीं होगा जिस तरीके का मामला है। ऐसी स्थिति में अब काउंटर एफआईआर होगी भी तो उसका कुछ इस तरीके की चीजें नहीं आ रही है, मेडिकल किसका हुआ, और ये सवाल भी पूछा जाएगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी की उम्र बहुत ज्यादा है, 80 साल से ज्यादा की वो हैं, और उसके बाद अगर वो गिर जाते हैं, शरीर भी भारी है, तो उसके बाद मेडिकल भी होगा, तमाम चीजें होंगी। इन सब परिस्थितियों को आप कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी के लिए? मतलब एक्चुअली मतलब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए जितनी दिक्कत है, हिंदुस्तान का, भारत की लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष, मतलब इस तरीके के संगीन मामले में, नॉन बेरेबल वारंट में, किसी पॉलिटिकल मामले में नहीं, नॉन बेरेबल मामले और ऐसे क्रिमिनल मामले में, और वो भी राजनीति के मतलब सबसे बड़े पवित्र परिसर से, उसके ऊपर इस तरीके की चीजें आ रही, तो ये कैसे देख रहे हैं राजनीति को आप? देखिए, राहुल जी को प्रधानमंत्री जी ने युवराज कहा है तो यूं ही नहीं कहा, हम उसको मानते थे कि कमेंट है, कमेंट नहीं है, वह वास्तविकता है। वो हम जो शाहजादा बोलते हैं, शाहजादा। हाँ, जो शहजादा युवराज वो दोनों राज परिवार से ही संबंधित है, राजकुमार से ही संबंधित है। तो अब जिस तरीके वेद जी ने जो बताया और जो हम लोग देख रहे हैं, उससे ये परिलक्षित होता है कि प्रधानमंत्री जी ने कोई गलत टिप्पणी नहीं की उनके लिए। फिर अब दूसरी बात जो आप ये कह रहे हो कि उनके खिलाफ एक बड़ा मामला दर्ज हुआ है, अरे इससे इसी के बराबर मामला तो उनके खिलाफ पहले से दर्ज है, नेशनल हेराल्ड वाले में। अब आप ये कह सकते हैं कि आर्थिक अपराध के साथ साथ एक दूसरे अपराध में भी वो शामिल हो गए हैं, यानी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, उसमें भी उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ था और माता जी के साथ वो कोर्ट में हाजिर हुए थे। इसमें भी जो मुझे लगता है, देखिए जो अभी तक का मैंने परिदृश्य देखा है उसके हिसाब से वेद जी भले ही कह रहे हूं कि पुलिस ने बड़ा साहस का काम किया है, लेकिन ये एक राजनीतिक फाइल चलेगी राजकिशोर। ये फाइल मुकदमा दर्ज हुआ, राहुल गांधी से कब पूछताछ करना है ये तय होगा, उसकी तिथि तय होगी, किस दौरान उनसे पूछताछ करना है। जमानत राहुल गांधी ले लेंगे, यदि राहुल गांधी के जेल जाने का क्या फायदा और क्या नुकसान होगा इसका गुणागणित भी लगाया जाएगा। देखिए वो पॉलिटिशियन है,
वो दिमाग से क्या है, शरीर से क्या है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वो कांग्रेस के नेता हैं, गांधी परिवार के वंशज हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। इस लिहाज से आप उनको देखिए, आप उस लिहाज से मत देखिए। तो यदि राहुल, मतलब जो अंग्रेजी में कहावत कही जाती है कि यू शो द मैन आई विल शो द रूल है, मतलब कुल मिला के मतलब आदमी दिखाओ, उसके हिसाब से हम कानून दिखाएंगे। मुझे यही और लग रहा है कैसे यदि कैसे एनकैश करेगी कांग्रेस, अब वो देखने वाली बात है। बिल्कुल शुक्ला जी से मैं सहमत हूँ। कांग्रेस अब ये चाहेगी कि इस मामले को कैसे एनकैश किया जाए। वो अपराधी है नहीं है वो एक अलग बात है। वेद जी, कांग्रेस तो चाहेगी कि राहुल गांधी को आप जेल भेज दीजिए, फिर हम एक बड़ा आंदोलन वो खड़ा करेंगे। तो हीरो बना देंगे इसको। उनको क्रांतिकारी बताया जाएगा, क्रांतिकारी अपराधी बताया को जाएगा। क्रांतिकारी परिवर्तित किया जाएगा। इसलिए भारतीय बिल्कुल जनता बिल्कुल। पार्टी इतना, और पुलिस भी कोशिश यही करेगी कि पुलिस अपराधी ना घोषित हो जाए, क्योंकि राहुल तो क्रांतिकारी घोषित हो जाएंगे और तब पुलिस अपराधी घोषित हो जाएगी। कटघरे में खड़ी हो जाएगी पुलिस। गृह मंत्रालय के निर्देशों पे पुलिस जांच कर रही है राहुल गांधी के खिलाफ। आप ये सारे पैटर्न को देखिए। इसलिए राहुल गांधी केस में जांच करते समय पुलिस को बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, मेरा अपना मानना है। वेद जी इसको अच्छी तरीके से जानते हैं। और पॉलिटिशियन में कोई एक सामान्य सांसद नहीं है राहुल गांधी। राहुल गांधी का मैंने बताया कि उनके साथ 3-4 चीजें चस्पा है, और वही चस्पापना उनको भारी भरकम बनाती है। उनका दिमाग यहाँ पे महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण उनके साथ चिपके हुए पोस्टर हैं। और इसलिए पुलिस ये कोशिश करेगी कि हम जांच प्रक्रिया ऐसे करें कि राहुल क्रांतिकारी ना बने और मैं अपराधी ना बनूं। इसलिए सारी प्रक्रिया को हमें सने सने देखना पड़ेगा। राहुल गांधी को लेके यदि इतना ही वो होता तो नेशनल हेराल्ड मामले में तो आज सोनिया और राहुल दोनों को जेल में होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के आर्थिक अपराध में तो विजय माल्या को तलाशा जा रहा है और मोदी को तलाशा जा रहा है, नीरव मोदी को। तमाम वही तो अपराध है। आपराधिक प्रक्रिया कोई अलग नहीं होती। आर्थिक अपराध की प्रक्रिया सबकी एक होती है, धाराएं एक होती है, सजा एक होती है, जुर्माना एक होता है। तो नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे लगे हुए आरोप कोई हल्के आरोप नहीं है, लेकिन वो क्रांतिकारी बना दिए जाएंगे। इसलिए आर्थिक अपराध होने के बाद भी वो बचे हुए हैं। और प्रताप सारंगी के साथ यदि घटना हुई है और जिस धारा पे मुकदमा दायर हुई है उसमें सत्यापन होने के बाद भी पुलिस को बचना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सीधे पैटर्न चेंज होगा। पुलिस अपराधी बन जाएगी, राहुल क्रांतिकारी बन जाएगी। अमिताभ भूषण जी, कुल मिला के जो है अपराधी से क्रांतिकारी ना बन जाए और अपराधी पुलिस ना बन जाए, तो कुल मिला के पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। या आपको लगता है पूरा ये राजनीतिक जो है मुद्दा है, संसद सत्र भी कल से खत्म हो जाएगा और इसको लेकर इसके बाद जो चीजें चलेंगी? क्योंकि देखिए ये सवाल इससे भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो अम्बेडकर के मुद्दे पे गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान है, निश्चित तौर पर वो क्लिप काटी गई, सब कुछ हुआ, लेकिन एक नैरेटिव उस पर जो है विपक्ष एकजुट होता दिखाई पड़ रहा था। और जिस तरीके से दिल्ली में तो आप देख ही रहे कि अरविंद केजरीवाल ने आज शपथ पत्र दिला दी अम्बेडकर के नाम की, तो ये सब चीजें शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में ये जो पूरा प्रकरण आना इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होंगी चीजें, क्या लगता है आपको? नहीं, इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी और इसको बीजेपी लेकर आगे जाएगी। और देखिए एक बात तो बहुत साफ है कि आज जो सारंगी जी की तस्वीर दिखी है वो चोटिल जरूर हो गए, मुकेश राजपूत चोटिल जरूर हुए हैं, लेकिन गिरे तो वास्तविक अर्थों में राहुल गांधी हैं। देश की नजरों में गिरे हैं और संसदीय मर्यादा के मामलों में गिरावट दर्ज हुई है राहुल गांधी की। गांधी के मूल्यों से वो गिरे हैं और मानवीय मूल्यों से भी गिरे हैं। तो इस स्थिति में जो राहुल गांधी की गिरावट है, उस गिरावट को निश्चित तौर पर बीजेपी पूरे देश में लेकर जाएगी और देशव्यापी बनाएगी, बनाना भी चाहिए। रही बात पुलिस और मुकदमे की, अभी जिक्र हो रहा था कि क्या क्रॉस एफआईआर होगा, तो मेरे यहाँ शायद आप परिचित भी होंगे, बिहार में कहावत है, बराबर रे बराबर तो ओखड़ी चर बराबर। बौने लोग अक्सर ओखली पर सवार हो जाते हैं कि उनका कद बढ़ जाए, उनको ऐसा लगता है कि उनका कद बढ़ जाएगा। तो एफआईआर के प्रति उत्तर में अगर एफआईआर हो भी जाए तो भी देश ने नंगी आंखों से, कैमरे की आंखों से सारी तस्वीर देख ली है, तो उसको आप कैसे मिटा देंगे? मान लीजिए एफआईआर की एक सियासत हो भी जाए, राहुल गांधी की गिरफ्तारी न भी हो, फिर भी ओजे फलक से गिरता तो अच्छा होता, जो नजर से गिरा उसे उठाऊं कैसे?
तो जो व्यक्ति सामने कोई बुजुर्ग व्यक्ति चोटिल पड़ा हो और कहे कि इन्होंने मुझे धक्का दिया है और वहां से चेहरा बना करके वो निकल जाए, ऐसे संवेदनहीन व्यक्ति को लेकर एफआईआर के आधार पर ही केवल जनता तो जनमत बनाएगी नहीं, या उनके जेल जाने या निकल जाने के आधार पर ही उनकी छवि क्रांतिकारी या पाशविक प्रवृत्ति वाली तो बनेगी नहीं। जनता तो सब कुछ देख रही है ना, तो उनके चरित्र से कांग्रेस का चरित्र, राहुल गांधी का चरित्र वो साफ साफ जाहिर है। तो एफआईआर की अपनी एक भूमिका है, उसकी राजनीति चलेगी, जिसका जिक्र शुक्ला साहब ने किया वो तो चलेगा ही, पीछे भी चलता रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि एक आदतन अपराधी शब्द घूमता है, ये आदतन जमानतदार भी हो जाए। हो सकता है कि आदतन जमानतदार की श्रेणी में राहुल गांधी आने वाले वक्त में आ जाए, बीजेपी उसको भी घुमाएगी। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है और राहुल गांधी की छवि को, कांग्रेस की छवि को इसने बहुत साफ किया है और उस छवि को बहुत डेंट किया है। जी नहीं, पर राकेश जी का तो दूसरा मानना है। राकेश जी ये साफ साफ कह रहे हैं कि पुलिस को कार्रवाई अगर करने से इसलिए बचेगी क्योंकि कहीं वो इसके बाद वो क्रांतिकारी का दर्जा न ले लें, जो वो चाहते हैं। अगर उनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो उसके बाद वो उल्टा इस मामले को घुमा देंगे। नहीं राजकिशोर जी, एक चीज मैं और हाँ। जोड़ना चाहूंगा। मैंने हाँ। इसलिए कहा क्योंकि ये मामला अमित शाह जी से जुड़ा हुआ था। अंबेडकर को लेके मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से जुड़ा हुआ है। ये जो घटना हुई, वो घटना के बाद जो दिल्ली पुलिस है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। तो निश्चित तौर पे इसमें मैं क्रांतिकारी शब्द इसलिए कहा क्योंकि इसमें फिर से अमित शाह जी को लपेटा जाएगा कि वो माननीय राहुल गांधी जी को प्रताड़ित करने, परेशान करने और कमजोर करने के लिए अमित शाह जी के इशारे पे दिल्ली पुलिस काम कर रही। तो मैं इसलिए बोला कि दिल्ली पुलिस को बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि मामला ऐसा संवेदनशील स्थितियों से जुड़ा हुआ है। जी अमिताभ जी, इसमें मैं जी ये जी कहना चाह रहा था राजकिशोर जी कि देश ने क्रांति धर्मी कई लोगों को देखा है और दिल्ली तो सबसे बड़ी गवाह है। अभी हाल में पिछले दिनों एक क्रांतिकारी पैदा हुए थे, उनकी क्रांति धर्मिता, जो खुद को ये कहते थे कि भाई मैं क्रांतिकारी नहीं, मैं तो अराजक हूँ, तो ऐसे व्यक्ति की क्रांति धर्मिता बहुत जल्दी देश के सामने आ जाता है। इस देश में नटवर लालों की कमी है क्या? इस देश में रंगा सियार की कहानी तो बचपन से बच्चे स्कूल में पढ़ते आए हैं और देखते आए हैं। समय समय पर कुछ लोग आते हैं, चोला बदलते हैं, मन न रंगाए जोगी कपड़ा, तो वो बहुत जल्दी ये देश परख लेता है। तो वो क्रांतिकारी बनने की कोशिश भी करे तो क्या आज जो दिल्ली के नटवर लाल हैं उनकी वो छवि बनी हुई है क्या? चाहे उनके भक्त जो भी छवि बना दे, वैसे ही तमाम राज्यों में आप देख लीजिए, हर समय ऐसे लोग उदय होते हैं, आशाराम टाइप से आते हैं और फिर उनकी छवि दुनिया में आ जाती है। तो उसी तरीके से राजनीति में इनको बनाने की कोशिश होगी, उनके पार्टी के लोग बनाए। पार्टी के लोग तो आज तक उनको माचो बना रहे थे ना, तो हासिल क्या हुआ? राहुल गांधी की छवि को बेहतर करने की जितनी भी कोशिश हुई, उस कोशिश का फलसफा क्या मिला? तो कल जेल, इससे पहले भी जेल जाने की बात थी, तो क्या वो क्रांतिकारी साबित हुए? मुझे नहीं लगता है कि चाहे जितनी भी छवि गढ़ी जाए वो क्रांतिकारी कभी साबित होंगे। हाँ, उनका सच जरूर देश ने देख लिया है। सचिन जी, इसी पर आपका भी टेक जानना चाहूंगा क्योंकि आप लगातार हम सब में सबसे सक्रियता से सबसे ज्यादा पार्लियामेंट आप ही कवर कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट में चूंकि वैसे भी कवर करने को, हालांकि इस मामले में तो मैं कहूंगा कि हम और राकेश जी वगैरह इस मामले में लकी रहे कि पार्लियामेंट वाकई हम लोग कवर करते थे। अब पार्लियामेंट को इतना कवर कर दिया गया, कवर करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। फिर भी जो आप कवर कर रहे हैं उसमें आप क्या देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, हम पहली चीज़ तो जो शुक्ला जी ने जो बात कही थी, हम उसी बात पर, वो हमारा भी यही विचार था और हमने पहले ये चीज़ कही भी थी कि ये उनके ऊपर जो दाग लगा है, जो चस्पा हुआ है, जैसे शुक्ला जी बता रहे थे, वो चस्पा रहने वाला है। ये आगे चल के इसका वही उपयोग किया जाएगा जो हेराल्ड मामले का किया जा रहा है। तो वो राहुल गांधी अभी क्या है कि उनके ऊपर फेरहिस्त जो है कि बार बार हर प्रचार में जाकर के उनको, जैसे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, आप रैलियों में सुन लीजिए कि भाई वो कांग्रेस के नेता कौन से हैं, भाई वो हेराल्ड वाले मामले में जमानत पर हैं, फलाना है। तो एक ये वाला मामला भी आ जाएगा कि हमारे सांसदों को खिलाफ जो है वो एक, उनको एक वायलेंट अटैक का मामला, एक ये फौजदारी का एक मामला, ये भी एक आ गया, एक नया आयाम जुड़ गया। अब तो वो टोटली कुल मिलाकर के ये केवल राजनेता नहीं है बल्कि ये एक आपराधिक प्रवृत्ति के राजनेता हैं। इस प्रकार का छवि गढ़ने की कोशिश की जाएगी और वो चीज़ जमानत पर रह कर के बाहर ही जब वो अगर सलाखों के रहेंगे तब वो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी। और बिल्कुल सही बात है, चाहे हमारे अमिताभ जी ने भी कहा और शुक्ला जी का भी ये कहना था कि पुलिस भी इसमें बहुत
बारीकी से चलेगी। पुलिस भी बहुत तेजी से काम नहीं करेगी, बहुत हल्के उनको काम करना पड़ेगा, बहुत धीरे धीरे से। और क्योंकि वो दोनों तरफ के वकील हैं, बड़े बड़े वकील हैं, और निश्चित रूप से ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। अवैध जी भी जैसे कह रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो हर आदमी, पुलिस भी चाहेगी कि वो एकदम इम्प्लीकेट ना हो, केवल एक आरोप उनके ऊपर लगा रहे, वो आरोप सही है गलत है ये सब कोर्ट में चलता रहे, ये मामला पूरा कोर्ट की तरफ। पुलिस भी चाहेगी कि हमारे ऊपर कुछ ना आए जाकर के, ये कोर्ट ही के ऊपर आए। हम तो केवल कोर्ट एक में settle इंफॉर्मेशन हो। लेकर के कोर्ट में हमने डाल दिया, कोर्ट के पाले में जो बॉल रहे, मतलब गेंद जो है वो कोर्ट के उसमें रहे, कोर्ट के अंदर ही रहे, हमारे ऊपर ना आए कि पुलिस ने ऐसा किया या पुलिस ने वैसा किया। और निश्चित रूप से इसका राजनीतिक आयाम होना ही है। शुक्ला जी बता रहे थे कि अमित शाह को लपेटा जाएगा कल के दिन के भाई अमित शाह टारगेट कर रहे हैं, तो अमित शाह भी नहीं चाहेंगे, राजनीतिक जो लीडरशिप है वो भी नहीं चाहेगी कि पुलिस कुछ ऐसा काम करे। तो कुल मिलाकर के ये है कि आज एक और उनके ऊपर एक छवि में जो है एक उनके ऊपर एक और विशेषण लग जाएंगे, और विशेषण लग करके राजनीति ऐसे ही आगे चलती पर रहेगी। सचिन, एक बात यार और बताओ, ये प्रियंका जी बहुत तेजी से राजनीति सीख गई। वो तो मतलब जो है राहुल गांधी तो वहां से बाहें समेटते हुए चले आए, लेकिन उन्होंने तो सीधे सीधे कह दिया कि हमारे जो है नेता, अच्छा देखिए, एक तो नेता प्रतिपक्ष, एक तो वृद्ध, और उसपे दलित भी हैं, मामला अम्बेडकर का है। उसके बाद उन्होंने ये बयान भी दे दिया ना कि वो अभी तक वो इसलिए तूल नहीं पकड़ पा रहा क्योंकि उसके कोई फुटेज नहीं है, और लग रहा है कि 4 बजे तक ऐसा कुछ नहीं था, अचानक 4 बजे के बाद कहाँ से कुर्सी आ गई, कहाँ से वो गिर पड़े। लेकिन फिर भी प्रियंका गांधी काफी तेजी से सीख रही है। मतलब प्रियंका गांधी के आने के बाद से राहुल गांधी जी आए भी लगातार लाइमलाइट में, तो गलत वजहों से आए, सही वजहों से तो लाइमलाइट में नहीं आ पा रहे। नहीं, मैं एक थोड़ी सी बात मैं कहूंगा प्रियंका के बारे में। आपने जो कहा, जो प्रियंका के बारे में मैंने देखा, कि मैं उस दिन पार्लियामेंट हाउस में था, बस दिल्ली में, जिस दिन प्रियंका गांधी ने अपना वो भाषण दिया था, मेडल उनकी स्पीच। चर्चा शुरू हो रही थी, तो मेडन स्पीच जो उन्होंने दी थी, तो 2-3 चीजें जो हमने दी। एक तो ये था कि वो जो उनकी स्क्रिप्ट जो थी, या जो वो पढ़ रही थी, जो कागज लेकर के आई थी, वो राहुल गांधी स्कूल ऑफ थॉट्स, वही एक ही जगह से आई थी, वो दूसरी जगह से आई नहीं थी। लेकिन उनका जो डिलीवरी का सिस्टम था वो राहुल गांधी की तुलना में काफी इमेच्योर था, राहुल गांधी से काफी ऊपर का था। मुझे संभावना ये दिखाई देती है कि प्रियंका गांधी को वो चीज समझ में आई है, क्योंकि एक अंतर मैंने देखा, जब फिलिस्तीन वाला जो झोला लेकर के आई और उसके बाद में जो आलोचना हुई, फिर उसके बाद में वो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसका मामला उन्होंने उठाया। राहुल ने ये मामला नहीं उठाया, खड़गे ने ये मामला बाद में उठाया, लेकिन प्रियंका ने जो लीड ली है जिस तरह से, और उन्होंने वो बैलेंस करने को, जो कांग्रेस की एक लीक बन गई थी कि टोटली एक प्रो मुस्लिम पार्टी बनती जा रही है, हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, अत्याचार वो मर रहे हैं, वो उन्होंने एक चेंज करने का जो कोशिश की है, मैं उसको मानता हूं कि एक उन्होंने थोड़ा सा एक डेविएशन एक अपनी लीडरशिप का दिखाया है कि आने वाले समय में अगर उनको मौका मिलेगा तो वो अंतर डालेंगी, और ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की यहाँ से पटरियां अलग अलग हो रही हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। चलिए, खैर, मतलब हम थोड़ा सा दूसरी तरफ चले गए, लेकिन वेद भूषण जी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि राकेश जी क्या कह रहे हैं, अमिताभ भूषण जी क्या कह रहे हैं, और सचिन भदौरिया क्या कह रहे हैं, उससे ज्यादा मेरा इंटरेस्ट इस पर है। तो आपको वाकई लगता है कि दिल्ली पुलिस थोड़ा संभल के काम करेगी, हल्के हाथ से काम करेगी? न्याय की जो अवधारणा है कि व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, कितना भी ताकतवर हो, उस आधार पर नहीं, बल्कि पॉलिटिकल सेंसिटिविटी के आधार पर, राजनीतिक संवेदनशीलता के आधार पर ये फैसला पुलिस लेगी। आप इसी तरीके के मनोभावों से गुजरते हैं? देखिए राजकिशोर जी, पुलिस को राजपूत कहा जाता है, वो वाला राजपूत नहीं, ठाकुर वाला राजपूत। संधि विच्छेद कर दी, राज का पूत है पुलिस। चूंकि गृह मंत्रालय के अंडर है, जिन अमित शाह का आप नाम ले रहे थे, तो पुलिस के कुछ कंपल्शन होते हैं कई बार कि उनको देखना होता है कि होम मिनिस्ट्री का रुख किस साइड में है। आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी को अरेस्ट कर डिटेन कर ले जाया जा रहा था, तो गाजियाबाद के एक बहुत ही टटपूंजिया नेता थे जो बाद में केवल इसलिए बहुत बड़े नेता बन गए कि वो इंदिरा गांधी की जीप के आगे आगे लेट गए। इंदिरा गांधी ने पूछा कि कौन है, कहने लगे जी ये गाजियाबाद का छुटपैया है और इसी तरह से ये आपका भगत है। उसको टिकट दे दिया, एमएलए बन गया, बड़ा आदमी बन गया। तो ये राजनीति एक ऐसी चीज है, इसको समझने के लिए बड़ा लंबा अनुभव और तजुर्बे और हालात को देखकर होते हैं। एक वर्ड होता है टैक्टफुलनेस, हिकमत अमली, होशियारी से सरकारें निर्णय लेती है, पुलिस भी निर्णय लेती है। पुलिस भी चाहेगी कि ये अदालतों के टोकरी में मामला चला जाए, हाई कोर्ट डिसाइड करे कि एंटीसिपेटरी बेल दें या ना दें, कोर्ट का इस मामले में क्या रुख है, क्या कोर्ट
निर्देश दे देती है कि उनको अरेस्ट कर लिया जाए या बेल दे देती है। तो ये समय के भविष्य की आने वाली चीज है कि अब अदालतों का इसके बारे में क्या रुख होता है, परंतु पुलिस जरूर चाहेगी कि कोई ऐसी असुविधा अपने लिए ना गड्ढा ना खोद ले कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाए, कि पूरा हिंदुस्तान में एक दूसरी तरह की विचारधारा चल पड़े और रूलिंग पार्टी को लेने के देने पड़ जाए। तो ये बड़े कैलकुलेशन की चीजें हैं। हम और आप तो इस पर डिबेट कर सकते हैं। मैं तो चूंकि रिटायर्ड आदमी हूं, आपको अपने तजुर्बे से, अपने अनुभव से, अपने कानूनी ज्ञान से बता सकता हूं कि किस तरफ संभावनाएं हो सकती है। ये संभावनाओं का फील्ड बन चुका है। अब ये वक्त डिसाइड करेगा, पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करेंगी, बीजेपी डिसाइड करेगी, गृह मंत्री डिसाइड करेगा, अदालतें डिसाइड करेंगी। दिल्ली पुलिस तो मैंने बताया एक राजपूत है, हम तो राज के पूत हैं। अब जो राज चाहेगा वो पूत काम करेगा। तो लेट अस वेट, हमें इंतजार करना चाहिए कि राजपूत को क्या डायरेक्शन मिलती है, अदालत से मिलती है या गृह मंत्रालय देता है। तो हम सभी को उसका इंतजार करना चाहिए। अच्छा डिबेट का टॉपिक है, कल पार्लियामेंट समाप्त हो रही है, तो और कुछ नहीं होगा तो इसी पर आगे गाड़ी बढ़ जाएगी। तमाम सोशल मीडिया और हम आप लोग फिर तमाम चर्चाएं करेंगे। दिल्ली में ठंड भी हो गई है और लोग चाय की चुस्कियों में हमारी आपकी डिबेट को देखना पसंद करेगी। तो हमें भी रोजगार मिल गया रिटायरमेंट के बाद में राजकिशोर जी। नहीं नहीं, पर आपको तो रोजगार मिल गया, लेकिन मैं तो चाहूंगा कि आपको दूसरे किस्म का रोजगार मिले। आप ऑलरेडी इतना बड़ा काम कर रहे हैं महासंघ का कि उसको करें। लेकिन हम संसद के भीतर जो चर्चा हो रही है, संसद के भीतर हिंसा हो रही है, क्योंकि ये हिंसक घटना है, और उसके बाद हिंसा के खिलाफ प्रतिहिंसा का आरोप लगाया जा रहा है। माननीयों की बात पुलिस थाने तक पहुंच रही है। जो संसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने का मादा रखती है, क्षमता रखती है, उसके माननीयों को पुलिस के सामने जाना पड़ रहा है। और जैसा वेदभूषण जी ने कहा, जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया राजपूत, तो उनकी अपनी शैली है निश्चित तौर पर, जिसका राज उसके पूत। तो पुलिस जाहिर तौर पे बहुत मामलों में वैसे काम करती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो न्याय के साथ खड़ी होती दिखाई पड़ती। पर यहाँ पर मुद्दा सिर्फ विशुद्ध क्राइम नहीं है। एक बात आपको समझनी पड़ेगी, पुलिस की समस्या यहाँ पर समझिए कि ये सिर्फ विशुद्ध क्राइम नहीं है, इसमें राजनीति ज्यादा है, उसके बाद अपराध का समावेश होता है। लेकिन कहाँ तो इन लोगों को राजनीति को अपराध से मुक्त करना था, लेकिन अब राजनीति भी अपराध के से युक्त होकर आगे बढ़ रही है और संसद से यहाँ तक जा रही है। तो राज की बात में बस आखिर में यही कहूंगा कि कुल मिलाकर ये जो घटना या परिघटना, किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, किसी को श्रेय नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये जो चीजें आ रही हैं, जानते क्यों आ रही हैं? इसलिए आ रही हैं क्योंकि कंटेंट, सच्चाई और जो वाकई नियत होती है, वो बिल्कुल इसका कोई वास्ता नहीं रह गया। जनप्रतिनिधियों से, सांसदों से और लोगों के सरोकारों से कोई मतलब नहीं रह गया। कुल मिला के सोशल मीडिया इतना अनसोशल हो चुका है कि उस पर एक फॉल्स नैरेटिव बनाइए, उस नैरेटिव को आगे बढ़ाइए और सोचिए कि ये ताकतवर लोग हैं। हमारे जैसे, आप जैसे जो लोग हैं, वो अपनी ताकत जब दिखाते हैं बिल्कुल मुखर होकर, तब कभी कभी शायद आपको सफलता मिल जाए। लेकिन ये लोग भी किस तरीके से झूम जाते हैं, क्या देश का गृह मंत्री, क्या देश का नेता प्रतिपक्ष और क्या बड़े बड़े लोग, सबको किस तरीके से आना पड़ रहा है। तो ये आप समझिए। इसीलिए सिर्फ सुनिए नहीं, सिर्फ देखिए नहीं, और सिर्फ किसी के रिमोट पर चढ़कर बोलिए नहीं, बल्कि ठीक से इन सब चीजों का आकलन करिए और ये देखिए कि आपका स्व आपके अंदर मौजूद है। मतलब आप खुद हैं अपने आप में, आपकी अपनी हस्ती है। अपनी हस्ती को इस तरीके के नैरेटिव के साथ में मत खोने दीजिए। आखिरी में बस इतना ही कह सकता हूं। बाकी वेदभूषण जी आपका, राकेश जी आपका, सचिन जी आपका, अमिताभ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने नमस्कार काफी राजकिशोर जी। जागरूक करने वाली चर्चा की और आप लगातार जुड़े रहे। बाकी वेदभूषण जी, कल भी हो सकता है इसी पर डिबेट करें, तो आपको तो मैं आज से ही अभी इनवाइट कर दे रहा हूँ। नमस्कार। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।